फंगल इन्फेक्शन यानी कि स्किन की बीमारी, किसी भी तरह का फंगस का अटैक जब बॉडी में होता है और धीरे धीरे करके वो स्प्रेड होना शुरू होती है तो इस नॉर्मल बीमारी को हम फंगल इन्फेक्शन का नाम दे लेते हैं। फंगल इन्फेक्शन को नॉर्मली हम लोग बहुत साधारण एक बीमारी समझ लेते हैं, कॉमन डिजीज समझ लेते हैं और यही एक सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी फंगल इन्फेक्शन के ऊपर कि फंगल इन्फेक्शन की क्या अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं और इसके कारण क्या हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि फंगल इन्फेक्शन होने का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है कई बार एनवायरमेंटल चेंजेस होना। जब भी बरसात का मौसम आता है तो बरसात के मौसम में नेचुरल नमी रहती है और उस नेचुरल नमी के साथ साथ जो हमारे शरीर में ऊपरी सतह में गीलापन हमेशा मौजूद रहता है और हमारा जो एनवायरनमेंट है उस टाइम पे भी फंगस बहुत ज़्यादा जो है वो फैलती है। आपने देखा होगा बरसात के टाइम में आप कभी अपने किचन में विजिट कीजिए तो कोई भी चीज़ अगर खुली रह जाए, बाहर रह जाए तो उसमें अगले दिन जो है वो फफूंदी जो है आना शुरू हो जाती है। तो ये एनवायरमेंटल एक फैक्टर है। उस टाइम पे एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ों का हमेशा दुष्प्रभाव जो है वो देखा जाता है। दूसरे नंबर पे जब हम लोग हमेशा गंदे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से धुले हुए कपड़े नहीं, स्पेशली गर्मियों के मौसम में स्वेट होता है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है और बार बार हम वही कपड़े जो है वो पूरी तरह से पहने जाते हैं। अनहाइजीन बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है। कई बार लोग पूरी तरह से अपने आप को हाइजीनिकली साफ़ और स्वस्थ नहीं रखते। कुछ लोग रोज़ अच्छे तरीके से बाथ नहीं लेते और बार बार अपने इनर वेयर्स जो हैं वो सेम ही बार बार पहने जाते हैं। ये भी एक फंगस का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कुछ लोगों को पैरों में फंगस की प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि कुछ लोग अपनी सॉक्सेस चेंज नहीं करते, रोज़ या 2-3 दिन लगातार एक ही तरह के सॉक्सेस या फिर जूते जो हैं वो पहनते रहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़े अगर हम इस चीज़ में एम्फेसिस करें तो आपको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, जिसमें आपको अपने हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दिन में 1 या 2 बार अच्छे तरीके से बाथ लीजिए। ज़रूरी नहीं साबुन लगाना है, आप दही से भी नहा सकते हैं, आप मुल्तानी मिट्टी से भी नहा सकते हैं या आप सिंपल शावर बाथ भी ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से साफ़ और स्वस्थ रखिए। हमेशा साफ़ और धुले हुए कपड़े ही पहनिए और सॉक्सेस भी हमेशा नियमित रूप पे चेंज कीजिए। ये तो एक कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये हल्के फुल्के जो हैं वो आप घर पे जो हैं चीज़ें करना शुरू करते हैं। अब आगे इसकी स्टेजेस की मैं बात करती हूँ। 3 स्टेजेस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। पहली स्टेज में नॉर्मली छोटे ही फंगस जो है वो स्टार्ट होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको पैर के आसपास थोड़ा सा गोला सा बन गया और धीरे धीरे आपने कोई भी क्रीम या कुछ भी लगाया और वो चला गया, लेकिन आप उस चीज़ को नोटिस करेंगे कि 2 या 3 महीनों बाद वो दोबारा से उसी सरफेस पे वापस से आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सिर्फ ऊपरी सतह पे ही ट्रीटमेंट किया, अंदर शरीर के अंदर ट्रीटमेंट नहीं किया, सिर्फ आपने अपने शरीर को बाहरी उपचार दिया। इसी करके जो फंगस थोड़ी बहुत रह गई थी वो धीरे धीरे 2-3 महीनों के समय में दोबारा से बढ़कर उसी स्थान पे वापस आ गई। ये इसकी फर्स्ट स्टेज है। छोटे छोटे चकत्ते से बन सकते हैं, रिंग वॉर्म्स बन सकते हैं और आप कोई क्रीम लगाएंगे तो डिसअपेयर हो जाएंगे। दूसरी स्टेज पे आते हैं। दूसरी स्टेज पे जब ये फंगल इन्फेक्शन है, क्रीम लगाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही और 1 या 2 रैशेज स्टार्टिंग में थे, लेकिन धीरे धीरे 2 या 3 महीनों में ये जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई और ये ज़्यादातर बढ़ती है आपको आपके बैक हिप्स के एरिया में या आपके ग्रॉइन्स के पार्ट में या पेट में होती है या महिलाओं को ज़्यादातर ब्रेस्ट के नीचे होती है या आर्मपिट के नीचे होती है। ज़्यादातर फंगस के यही स्थान है क्योंकि यहीं पे ही ज़्यादातर मॉइस्चर जो है वो कंटेन करता है। तो ये सेकंड स्टेज है और सेकंड स्टेज में हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट सेकंड स्टेज में ही डॉक्टर्स के पास अपना जो है चिकित्सा करवाने के लिए जाते हैं और वो भी सिंथेटिक मेडिसिन्स लेते हैं या एक्सटर्नल ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, लेकिन उससे भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती। इसलिए थोड़ा टाइम दवाइयाँ खा ली, फिर छोड़ दी, फिर खा ली, फिर छोड़ दी, ऐसे करते करते हम उस बीमारी को इग्नोर करते हैं। तीसरी स्टेज आती है जब ये बीमारी जो है वो पूरी बॉडी में बहुत भयानक तरीके से फैल चुकी होती है और किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं होती और जब ये कंट्रोल से बाहर होती है तो पेशेंट इसमें स्टेरॉयड एप्लीकेशंस और स्टेरॉयड का उपयोग करना, ओरली इंटेक करना, ये इंजेक्टेबल्स जो हैं इंजेक्शंस लगवाना शुरू करते हैं, जिसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत लेवल पे हद तक जो है कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले टाइम में भविष्य में आपको कभी भी फंगस का अटैक हुआ तो आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे और वो आपको दुगनी तेज़ी के साथ अटैक करेगी। और चौथी स्टेज भी इसकी है, जब हम इस बीमारी को कम्प्लीटली ही इग्नोर कर देते हैं और ये पूरे शरीर में फैल जाती है
उसके साथ साथ क्या होता है कि इंटरनल ऑर्गन्स तक फंगस चली जाती है। आपने काफ़ी केसेस इस तरह के सुने होंगे कि फेफड़ों की बीमारी बहुत भयानक बीमारी होगी, फेफड़ों में फफूंदी लग गई, आपने सुना होगा। फेफड़ों में कैसे फफूंदी लगी? बाहर थी, आपने उसका अच्छे से उपचार नहीं करवाया और अंदर वाली जो फंगस है वो रह गई, उसने आपके इंटरनल ऑर्गन्स में से किसी को कैप्चर कर लिया। इसी तरह से हर बॉडी का ऑर्गन जो है वो इजीली जो है वो कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन आयुर्वेद इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी एक वरदान जो है वो साबित हो सकता है। आयुर्वेद के साथ ये बीमारी जड़ के साथ ठीक हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा ही शरीर के अंदर से ही स्टार्ट होता है। हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट जो है ओनली जस्ट आपको क्रीम या एप्लीकेशन के लिए कुछ देके उसको स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये बीमारी जो है इंटरनली है। आपका बॉडी का जो ब्लड है वो गंदा हो रहा है और ब्लड गंदा होने के साथ साथ वो जहाँ जहाँ ऑर्गन में जा रहा है उस ऑर्गन को गंदा कर रहा है और उस ऑर्गन को ख़राब कर रहा है। उस ऑर्गन की अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इम्यूनिटी भी कंप्रोमाइज़ हो रही है और आपकी स्किन जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है उसी पे ये ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन इसकी जो है उसी में पाई जाती है। और फंगस के साथ साथ जब फंगस अनट्रीटेड छोड़ी जाए बहुत लंबे समय के लिए तो ये बहुत नुकसान कर सकती है, जैसे कि आपके सारे शरीर के बालों को जड़ के समेत खा सकती है, जिसको हम बाल शोरा भी कह देते हैं। एलोपेशिया इसी चीज़ का नाम है, ये इंटरनल फंगस है बेसिकली। इसके साथ साथ सारे स्किन के सारे बाल जो हैं वो जड़ के समेत गायब हो जाते हैं, या काफ़ी पेशेंट्स में ऐसे भी देखा होगा कि उनको बीपिंग एक्जिमा हो जाता है, ड्राई एक्जिमा हो जाता है। ये आगे एडवांस स्टेजेस हैं, पहले फंगस होगी, उसके बाद स्किन की बीमारी एक्जिमा होगा, डर्मेटाइटिस होगा, सोराइसिस होगा और लास्ट में सोराइसिस आर्थराइटिस होगा। ऐसे ये बीमारियां बढ़ती ही चली जाती हैं। तो इस चीज़ का जो उपचार है वो आयुर्वेद में सबसे अच्छा है। मेरा बोलने का मतलब ये है, जो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, कि अपनी बीमारी को अच्छे से समझिए। सिंथेटिक मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन इस बीमारी को दबाने का काम करती हैं, इस बीमारी को दबा देती हैं, जिससे ये बीमारी 5-6 महीने 3 महीने आपके शरीर के ऊपर दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर बीमारी आपको हुई है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करें, उसको दबाएं नहीं। और अगर आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में ज़रूर विज़िट कीजिए, या नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं आप उनमें भी जाके आगे और सर्च कर सकते हैं इन बीमारियों के ऊपर, क्योंकि हम सालों से हज़ारों लोगों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं और हमें इस पैथी के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है, और आई होप सो कि आप लोगों को भी हो। नमस्कार।